ओके, तो अब तक प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो गया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में चार बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन. ये चार टॉपिक्स हैं. इसमें आगे बढ़ने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट बताएं आप बच्चों को. अगर उम्मीद है मुझे कि ये मालूम है क्या होता है डीएनए कॉपी. किसी को पता है डीएनए कॉपी क्या होता है? अच्छा, ये बताइए, जब आप कहते हैं कि आपने और हमने अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया है, कुछ फीचर्स आपके अंदर आपके फादर के हैं, कुछ फीचर आपके अंदर मदर के हैं, तो जो कैरेक्टर्स आपके अंदर और मेरे अंदर हमारे पेरेंट्स के आए हैं वो जीन्स के थ्रू आए हैं. हमारे पेरेंट्स के जीन हमारे अंदर है. तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर आ गए, दैट मीन्स उनके जीन्स खत्म हो गए? तो इसका मतलब है हमारे पेरेंट्स के जीन्स यानी डीएनए जब उनकी बॉडी में, हमारी बॉडी में गैमीट्स बनने का वक्त आता है, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, जब सेल्स डिवाइड करते हैं, तो सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए होता है पेरेंट का वो कॉपी होता है. इसको कभी कभार एक और नाम दिया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिका मतलब कॉपी बनना. डीएनए की कॉपी बनती है, वो कॉपी आने वाली प्रोजेनी में पास होती है. तो जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए आने वाले ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होता है, इस डीएनए के पास करने को डीएनए कॉपिंग कहते हैं. जब हम कहते हैं आपने और मैंने अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इनहेरिट किए हैं, इसका मतलब हमने पेरेंट्स के डीएनए को इनहेरिट किया है, उसकी कॉपी को इनहेरिट किया है. पेरेंट डीएनए उनके अंदर ही है लेकिन उसकी कॉपी बनती है. तो डीएनए कॉपिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक पेरेंट डीएनए की कॉपी आने वाली ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती है गैमीट्स के थ्रू. इस फिनोमेना को डीएनए कॉपिंग कहते हैं. फादर का जो डीएनए होता है वो कॉपी होके उनके स्पर्म में पास ऑन होता है. मदर का जो डीएनए होता है वो उनकी बॉडी में, उनके एग में पास ऑन होता है. और फिर उसके बाद एग और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया ऑफस्प्रिंग बनेगा. उसके अंदर पेरेंट, फादर और मदर दोनों के डीएनए की एक कॉपी दोनों उसके अंदर पास ऑन हो जाती है. नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है अबाउट द टेस्टिस. दूसरा पढ़ना है accessory glands. Third is accessory ducts. Number 4, external genitalia, जिसमें हम पेनिस की बात करेंगे. First of all, let's discuss about the testes. Animals में कितने टाइप की टेस्टिस होती है बच्चों? We have already discussed. Animals में कितने टाइप की टेस्टिस होती है? 2 टाइप की टेस्टिस होती है. देखें, टेस्टिस एनिमल्स में 2 टाइप की होती है. कुछ एनिमल में टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होती है. जो टेस्टिस एनिमल के अंदर एब्डोमेन में होती है उस टेस्टिस का नाम है, कौन सी टेस्टिस? इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. और जो टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम पाउच में होती है उसको कहते हैं, क्या कहलाती है? कौन सी? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. इंट्रा एब्डोमिनल जो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल. ऐसी टेस्टिस व्हेल में होती है, एलिफेंट में होती है, रैट में होती है. ये टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस को मिलाकर जो ह्यूमन में टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है. ऐसी टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है. ये टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो एब्डोमेन के बाहर है क्यों होती है?
इसके बारे में आपसे पूछेंगे। एक आप याद रखिएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बट स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो हमारी बॉडी से 2 से 4 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स ह्यूमन मेल की बॉडी का टेम्परेचर 37 है, लेकिन स्क्रॉटम सैक का टेम्परेचर नॉर्मली 33 से लेकर 35 डिग्री होता है। लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन की टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर रखी गई है। ऐसी टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है। आपको सबसे पहला सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाई ह्यूमन टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन। सो आपको बताना है द ह्यूमन टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन ऑर्डर टू मेंटेन टेम्परेचर 2 to 4 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री फर्क मेंटेन करने के लिए ये हम ह्यूमंस में ये वाली टेस्टिस होती है, दैट्स कॉल्ड द एक्स्ट्रा एब्डोमेन। इज दैट क्लियर? टेस्टिस के ह्यूमंस में टेस्टिस के दो काम हैं। पहला फंक्शन, testis is a site, is the main organ, is a chief reproductive organ, is the main reproductive organ जिसमें से स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनाने यानी मेल गैमीट्स बनाने का काम करती है टेस्टिस, और सेकेंडली इट सीक्रेट द मेन सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट्स कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है दैट इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो इसलिए टेस्टिस के दो फंक्शन हो गए। इट इज रिस्पांसिबल फॉर formation of sperms and secretion of testosterone hormone. Is that clear? समझ आ गई बात? टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना और दूसरा काम स्पर्म बनाना, ये दो काम टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस के होते हैं। These are the two functions of the testis। लेकिन एक और चीज बताता हूँ, जब एक ह्यूमन मेल चाइल्ड अपनी मदर की बॉडी में होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, उस स्टेज पर अर्ली स्टेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में जब बॉय की टेस्टिस फॉर्म होती है, स्टार्टिंग में उस बच्चे की टेस्टिस भी एब्डोमेन के अंदर होती है, बट एट लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एट लेटर स्टेज ऑफ जेस्टेशन पीरियड, मदर की बॉडी के जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे लेटर स्टेज पे वो टेस्टिस जो एब्डोमेन में थी वो डिसेंट होती है, वो उतरती है स्क्रॉटम के अंदर। वो मैच्योर होने के बाद, वो एक टाइम आने के बाद वो ह्यूमन एब्डोमेन के अंदर जो टेस्टिस थी वो स्क्रॉटम में उतरती है। लेकिन देयर आर फ्यू मेल्स इन द वर्ल्ड, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ एब्नॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें मेल में टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर रहती है, वो डिसेंट नहीं होती है। इसके लिए एक मेडिकल टर्म है क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्टॉर्किडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम के अंदर डिसेंट नहीं होती है। इस फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस को क्रिप्टॉर्किडिज्म कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ जी, अगर जैसे एक टेस्टिस कर गई है ऊपर, तो इससे अभी बता रहे हैं।
देखें ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ये टेस्टिस है, टेस्टिस, फिर उसके बाद ये डक्ट के बारे में बताना है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर है, इजैकुलेटरी डक्ट है, पेनिस है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको एग्जाम में इसका डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर इनके पार्ट्स के फंक्शंस भी लिखने को आ सकता है। हो सकता है यू मे बी आस्क्ड, आपको एक क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बना हुआ हो और उसके पार्ट्स को 1 2 3 करके उन्होंने मेंशन किया हो, आपको आइडेंटिफाई करना हो और आपसे पूछने बताओ वो कौन सा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, वो कौन सा पार्ट है जहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, वो कौन सा पार्ट है जो जहाँ पर सीमेन सेक्रेट होता है। इस तरह से आपसे सवाल कर सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए ये टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है, अगर आप टेस्टिस की एनाटॉमी को देखें, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ह्यूमन टेस्टिस एक पाउच में है, ये पाउच है, इसका नाम है स्क्राटम सैक। ये जो टेस्टिस है इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्स के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मेल के अंदर स्पर्म्स के बनने का काम इन्हीं ट्यूब्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद सारी ट्यूब्स में स्पर्म बनने के बाद वो स्पर्म यहाँ पर इस डक्ट में रिलीज होते हैं और इन डक्ट को, ये वाली जो डक्ट जो स्पर्म को यहाँ से लेकर इस डक्ट तक लेकर जाती है, उस डक्ट का नाम है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस एक इंपॉर्टेंट डक्ट है जो स्पर्म्स को टेस्टिस से इस वाली डक्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है। इस ट्यूब का, इस डक्ट का नाम है वास डेफरेंस और ये पूरा का पूरा टेस्टिस है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स वो सेल्स हैं जहां से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। मेल का जो हार्मोन है, जो मेल के अंदर एग्रेशन, मेल के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये वाले सेल्स लेडिक सेल्स जहां से हार्मोन निकलता है। सर्टोरी सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जिनको नर्सिंग सेल्स भी कहा जाता है। नर्सिंग सेल्स का मतलब होता है वो सेल जो नरिशमेंट देने का काम करते हैं, दे आर द नर्सिंग सेल्स। उसके बाद ये रेटिटेस्टिस हो गई। रेटिटेस्टिस के बाद ये वाली डक्ट है जिसका नाम है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है। अब स्पर्म यहाँ तक पहुंच जाते हैं। बच्चों आपको पता है स्पर्म्स स्पर्म का शेप ऐसा होता है, स्पर्म की टेल होती है और इसको स्विंग करने के लिए, मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे यू नीड फॉर एग्जांपल फिशेस हैं, फिशेस को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए पानी। उसी तरह से स्पर्म, ये स्पर्म का शेप होता है। स्पर्म को स्विम करने के लिए, मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, वो मीडियम कहलाता है क्या? सीमेन। तो जब स्पर्म यहाँ तक पहुंच जाते हैं, स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम सीमेन है। और सीमेन को सीक्रेट करने वाला एक ग्लैंड होता है, उसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जहां से सीमेन सीक्रेट होता है। सीमेन क्या है? सीमेन एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है। सीमेन एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसका पीएच 7 से ऊपर होता है, जो स्पर्म्स को स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, मूव करने के लिए एक मीडियम देता है जिसमें स्पर्म स्विम करते हैं और वो इसी सीमेन, ये सीमेन स्पर्म को लेकर फीमेल बॉडी में एंटर करता है। दूसरी बात, मैंने कहा पीएच जो है इसका बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, 7 से ऊपर होता है। क्यों? स्पर्म्स एसिड को टॉलरेट नहीं कर सकते। एसिडिक मीडियम में स्पर्म मर जाते हैं। स्पर्म्स एसिडिक मीडियम में मर जाते हैं। अगर ये सीमेन एसिडिक होता तो स्पर्म मर जाते। तो आप कहेंगे सर न्यूट्रल भी तो हो सकता। न्यूट्रल इसलिए नहीं है, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मेल का सीमेन जो है वो बेसिक होता है, अल्कलाइन है। उसकी मेन वजह है फीमेल की जो वेजाइना है, फीमेल की जो जेनाइटल ट्रैक्ट होती है वो एसिडिक होती है। फीमेल की वेजाइना, फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट एसिडिक होती है।
और सीमन होता है बेसिक। तो ये सीमन जब फीमेल बॉडी में एंटर होता है कोइटस के टाइम पर, सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर, जब फीमेल बॉडी में सीमन एंटर होता है वहां पर वेजाइना की जो एसिडिक पीएच है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन, ताकि फीमेल बॉडी में एंटर होने के बाद स्पर्म जो है वहां पर सरवाइव कर सकें और वो एग को फर्टिलाइज कर सकें। इसलिए सीमन का जो नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। तो सीमन सिक्रीट करता कौन है, सेमिनल वेसिकल। अच्छा, सीमन में होता क्या है, सीमन में वाटर होता है, म्यूकस होता है, एक शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है और बहुत सारे आयंस होते हैं इसके अंदर। एक ड्रॉप सीमन में, 1 ml सीमन में तकरीबन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। एक ड्रॉप सीमन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक मेल के अंदर मैच्योर होने के बाद। लेकिन there are cases in males जिनके अंदर मेल की बॉडी में जो सीमन है, अगर उसके अंदर स्पर्म का नंबर 50 मिलियन या उससे कम है तो ये एब्नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। इसको कहते हैं क्या, मेडिकली इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मी। ओलिगोस्पर्मी का मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें मेल के सीमन में स्पर्म का नंबर घट जाए, इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मी कहते हैं। और कई बार इस कंडीशन की वजह से मेल के अंदर रिप्रोडक्शन के कारण, मतलब रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता है, उसके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है ओलिगोस्पर्मी की वजह से। तो सीमन कौन सिक्रीट करता है, सेमिनल वेसिकल। सीमन का काम समझ आ गया। सीमन अल्कलाइन मीडियम है जो कि स्पर्म को मूव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, तैरने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है और फीमेल की जेनाइटल ट्रैक को न्यूट्रलाइज करता है ताकि फीमेल बॉडी में एंटर होने के बाद स्पर्म में नुकसान ना हो। उसके बाद एक ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ में ग्लैंड होता है, कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक मीडियम सिक्रीट करता है, एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका काम होता है स्पर्म्स को नरिश करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। और इसी न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो सीमन के अंदर शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये स्पर्म अगर फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं तो फीमेल बॉडी में एंटर होने के बाद तकरीबन 24 घंटे तक स्पर्म ये जिंदा रह सकते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद 24 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड की वजह से। फिर उसके बाद ये वाली जो डक्ट है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। ये कॉमन डक्ट है बच्चों। इस डक्ट के थ्रू सीमन भी आता है और इस डक्ट के थ्रू यूरिन भी ट्रैवल करता है, लेकिन दोनों प्रोसेस कभी साथ में एक साथ नहीं हो सकते। जिस टाइम इसमें से सीमन ट्रैवल कर रहा होगा उस टाइम यूरिन कभी नहीं आएगा और जिस टाइम यूरिन ट्रैवल करेगा उस वक्त सीमन नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों काम मेल के अंदर अलग अलग हिस्से, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग नर्वस सिस्टम के अलग अलग हिस्से कंट्रोल करते हैं। एंड बोथ द सिस्टम्स, बोथ द प्रोसेस कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। एक साथ दोनों प्रोसेस नहीं हो सकते। अगर सीमन रिलीज हो रहा है यूरिन ट्रैवल नहीं करेगा और अगर यूरिन ट्रैवल कर रहा है तो स्पर्म ट्रैवल नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाली डक्ट है, इसमें स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, सीमन ट्रांसपोर्ट भी होता है, यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके बाद पेनिस। पेनिस एक एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है मेल के अंदर। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। मेल के अंदर ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इसका मेन काम है डिलीवरी ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल की बॉडी में कोइटस के टाइम पर, सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर ये ऑर्गन मेल के अंदर स्पर्म्स की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होता है और अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरिन के बॉडी के बाहर रिलीज करने के लिए और सीमन को फीमेल बॉडी में डिलीवर करने के लिए एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट दिस ऑर्गन इज रिस्पांसिबल, दैट्स कॉल्ड द पेनिस। तो 4 पार्ट का जिक्र करना है। एक टेस्टिस, ये ग्लैंड्स के बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। This is the male reproductive system. समझ आ गया था? Rest we will continue in the next class. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे प्रोसीड करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट सेक्शन में